Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं an interesting concept from the aerobic respiration, that is the electron transport system, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं as ETS या फिर electron transport chain ETC. Now ये जो है दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड जो होता है दैट इज क्रेब्स साइकिल, और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स के बीच में एक छोटा सा रिएक्शन होता है दैट इज द लिंक रिएक्शन, दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट. एंड फाइनल जो स्टेप है दैट इज द ईटीएस, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा भी है. एंड मेरे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के वीडियो काफी बहुत पहले बनाए थे एंड अब जाके मुझे टाइम मिला कि इस कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग टॉपिक को मैं ले लूं. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज आप स्टेप बाय स्टेप विथ पेशेंस ये कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि मैं जो पहले समझाऊंगा वो एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझाऊंगा सो दैट आपका मैक्सिमम एंट्रेंस रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो जाए. देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सीबीएसई में जैसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन वगैरह होता है वो भी हम लोग क्लियर करेंगे. ओके, सो कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नाउ ETS जो है फर्स्ट तो हम लोग मेंशन कर लेते हैं इसका साइट क्या होगा. द साइट ऑफ ETS इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बट माइटोकॉन्ड्रिया के भी इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा प्रोसेस होने वाला है. और इस इनर मेम्ब्रेन पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी इस ETS में पार्टिसिपेट करेगा और उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. यस, उस स्ट्रक्चर का नाम है F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सोसोम्स. और माइटोकॉन्ड्रिया के मैंने डिटेल में एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, ये पार्टिकल्स वगैरह का भी डिस्कशन हुआ है. सो ETS में होने क्या वाला है, ETS में होने वाला है ऑर्को. सिंप्लीफाई मैंने करके दे दिया. ETS में होने क्या वाला है, ETS में होने वाला है ऑर्को. अभी ऑर्को क्या है, ETS में होगा O से ऑक्सीडेशन, इसमें होगा ऑक्सीडेशन. किसका ऑक्सीडेशन होगा, R से रिड्यूस्ड कुछ कंपोनेंट्स का होगा, रिड्यूस कंपाउंड्स का होगा. और रिड्यूस कंपाउंड्स कौन से हैं, वो है कोएंजाइम्स. तो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का होगा ऑक्सीडेशन. सो जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हो जाएगा वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम्स. They will convert into oxidized forms, that is the oxidized coenzymes. तो शॉर्ट में याद रखना है oxidation of reduced coenzymes into their oxidized forms, that is ORCO. अभी इसको मीनिंग वाइज समझ लेते. सो कोएंजाइम्स हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल में जो जनरेट किए हैं वो कोएंजाइम्स हैं मेनली NADH2 एंड FADH2. सो ये दोनों ही जो कोएंजाइम्स है दिस आर रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है और इसमें ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जैसे ही होगा दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स, दैट इज NAD एंड FAD रिस्पेक्टिवली. और ये NAD एंड FAD जो वापस से रीजनरेट हुआ है, जो जरूरी भी है, नाउ दे विल अगेन एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, सो दे कैन अगेन एब्सॉर्ब द हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट्स. बहुत ही प्रिसाइजली मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं. ये सबस्ट्रेट में से वापस से हाइड्रोजन ले सकते, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स. करेक्ट. सो दिस इज दी कोएंजाइम्स. तो ये प्रोसेस अभी होने वाला है. अभी इस प्रोसेस में कैसे ये स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट जो आएगा इसमें आएगा NADH प्लस H प्लस, मतलब NADH2 भी लिख सकते हैं बट थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है, फिलहाल वो हमारे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन है. तो NADH2 समझ लो या NADH प्लस H प्लस, ये रिलीज कर देगा अपने दोनों हाइड्रोजन एटम्स को और वो बन जाएगा NAD प्लस. ओके, मतलब वो जब भी हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है दैट हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब बाय द नेक्स्ट कैरियर दैट इज FMN, और FMN एब्सॉर्ब कर लेगा तो बन जाएगा FMNH2. FMNH2 अपने पास टेम्पररी हाइड्रोजन रखता है और वापस से वो हाइड्रोजन रिलीज कर देता है एंड वो वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू FMN. रिमेंबर FMN के साथ कुछ आयन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. FMNH2 से जैसे ही हाइड्रोजन निकल के वो FMN में कन्वर्ट हो जाता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है एज नेक्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर दैट इज CoQ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम Q. और CoQ जैसे ही एब्सॉर्ब कर लेता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू CoQH2 या QH2 भी MCQ में लिखा रह सकता है, या फिर लिखा रह सकता है UQ एंड UQH2.
क्योंकि उसको हम लोग यूबिक्विनोन बोलते हैं। ये सबके फुल फॉर्म का आप टेंशन मत लो, बाद में मैं पूरा समझा दूंगा। नाउ CoQ-H2 जैसे ही अपना वापस से हाइड्रोजन लेके वापस से वो रिलीज कर देगा और वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CoQ, और फिर जाके आगे ये जो CoQ-H2 है उसमें से जो हाइड्रोजन निकला है दैट स्प्लिट्स इनटू 2 प्रोटॉन्स एंड इट स्प्लिट्स इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास होते हैं थ्रू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसमें आता है पहले साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी के बाद आता है साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम BC1 C के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 का कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 का कॉम्प्लेक्स जो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। एंड फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे पिक्चर का हीरो। और हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में कहीं पे भी हीरो का एंट्री मतलब ऑक्सीजन का एंट्री नहीं होता, हीरो का एंट्री लास्ट स्टेप में होता है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी नहीं, ऑक्सीजन एटम यूज होता है, दैट इज हम लोग वी राइट इट एज हाफ O2, मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन एटम जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा वो बन जाएगा O डबल नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड ये O डबल नेगेटिव चार्ज देन कंबाइंस विद 2 प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स कहां से आ रहे हैं, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके दिखा है, बट एग्जैक्टली कहां से आएंगे हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसे ये प्रोटॉन्स डबल नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर लेगा दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ H2O दैट इज वाटर। सो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। और ये वाटर जो बना है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज द मेटाबॉलिक वाटर। सो एट द एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर का जनरेशन हुआ है। नाउ ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इनफैक्ट इट इज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑल्सो। ऑक्सीजन ने फाइनल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट किया, और ऑक्सीजन एंड में आके ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस कर रहा है। इसीलिए ETS के प्रोसेस को वी ऑल्सो कॉल इट एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सो रिमेंबर ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी, ETS को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। हर एक प्रोसेस का ऑल्टरनेटिव नेम था, ग्लाइकोलाइसिस का भी था EMP पाथवे, लिंक रिएक्शन का था एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल के लिए था TCA साइकिल, वैसे ही ETS का है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ओके, अभी इस प्रोसेस में कहां पे प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से ATP का जनरेशन होगा। सो रिमेंबर दैट कि इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होते जाता है, इनफैक्ट एवरी स्टेप पे ये हाइड्रोजन स्प्लिट होके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनाता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है दैट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं पंपिंग, और हम लोग को पता है कि पंप जब भी वर्ड यूज होता है दैट मींस इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यहां पे कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। सो इलेक्ट्रॉन के ग्रेडियंट की वजह से जैसे जैसे मूवमेंट होते जाएगा, इस वजह से देयर इज पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन सर कहां पे प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटॉन्स का मूवमेंट जो होता है दैट प्रोटॉन का मूवमेंट इज ऑकरिंग फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर इसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एज दी आउटर चेंबर विच इज प्रेजेंट। तो जैसे ही प्रोटॉन्स का पूरा पंपिंग हो जाता है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे जो प्रोटॉन्स कलेक्ट हुए ये प्रोटॉन्स फाइनली पास होंगे अगेन बैक इनटू द मैट्रिक्स, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जिनका यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया वापस मैट्रिक्स में जाएंगे, और जब भी वो मैट्रिक्स में जाएंगे दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द ATP मॉलिक्यूल। सो ये ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कहां पे होता है, मैं इस डायग्राम में पहले रिप्रेजेंट करके देता हूं। तो याद रखे फर्स्ट ATP का मॉलिक्यूल जो बनता है दैट इज ये फर्स्ट स्टेप में NADH2 और FMN के बीच में यहाँ पे
प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से एडीपी एंड आईपी का फॉस्फोराइलेशन होके बन जाता है एटीपी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है जब भी NADH2 और FMN से CoQ की तरफ जब भी प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा एटीपी जो बनता है दैट इज साइटोक्रोम BC1 एंड C के बीच में यहाँ पे ADP और IP का कॉम्बिनेशन होके एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो दूसरा एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहां पे जहां पे ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा बैक फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स। और तीसरा जो होता है वो होता है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्सेस के वहां पे एडीपी और आईपी कंबाइन होके यहां पे बना लेते हैं एटीपी। सो देयर आर 3 सच साइट्स जहां पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा क्योंकि प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट हुआ है और वहां पे उस प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी यूज होके एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एज द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिचेल। वो एक अलग से ही पूरा डिस्कशन है लेकिन यहां पे मैंने उसको कंबाइन कर दिया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट जो प्रोटीन से हो रहा है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स कौन है? तो कॉम्प्लेक्स ये है F0F1। तो F0F1 से जब भी वो प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा वहां पे F1 हेड पे एक एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम है कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज एटीपी सिंथेस, जो उस प्रोटॉन्स का काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा और एटीपी का सिंथेसिस करेगा। नाउ ये एटीपी जो सिंथेसाइज हो पाया है वो इसके लिए हो पाया क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ऑक्सीजन। ओके दूसरा बात, यहां पे कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके इसलिए यहां पे ऑक्सीजन की वजह से ये फॉस्फोराइलेशन होके एटीपी का जनरेशन हुआ है। इसलिए एटीएस में जितने भी एटीपी बनते हैं हम लोग बोलते हैं इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पूरे बायोलॉजी में मैंने आपको 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन पढ़ाए हैं, 2 इसी चैप्टर में आते। उसमें से एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट ग्रुप निकला और एटीपी का फॉर्मेशन हो। दूसरा यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कौन से प्रोसेस में हो रहा है? इन दी ईटीएस। और तीसरा अलग से चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया फोटोसिंथेसिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फर्क क्या है? एनर्जी अलग अलग चीजों से मिल रहा है। सबस्ट्रेट लेवल में सबस्ट्रेट में से एनर्जी मिल रहा है, यहां पे ऑक्सीजन की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन के एनर्जी की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और वहां पे फोटॉन से जो एनर्जी मिलता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोराइलेशन। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज केस स्टेप में सर आपने सिर्फ NADH2 लिया, FADH2 कहां पे? दिखाता हूं। FADH2 जो है उसके पास इस ETS में एंटर होने के लिए कंपैरेटिवली कम एनर्जी होता है, इसके लिए वो इस पॉइंट से एंटर करता है। और FADH2 जैसे ही अपना हाइड्रोजन दे देगा वो बन जाएगा FAD, और अपना हाइड्रोजन किसको दे देता है? तो वो दे देता है टू CoQ, और CoQ से बन जाएगा CoQH2 और पूरा प्रोसेस ऐसा आगे कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स एक NADH2 जब भी ETS में एंटर करता है तभी 1 NADH2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ 1, 2 and 3 ATP is produced, whereas जब भी 1 FADH2 is being entered तभी FADH2 एंटर करेगा तो इस पॉइंट से एंटर कर रहा है तो वो जनरेट करता है सिर्फ 2 ATP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए पॉइंट है, ये डिफरेंस ऑफ ATP प्रोडक्शन बाय दिस रिस्पेक्टिव कोएंजाइम। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी होता है दिस जर्नी इज डाउन हिल जर्नी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर ले, ये पूरा एक डाउन हिल जर्नी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूज कहां पे हो रहा है? वापस रिमाइंड करा दूं, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। कहां पे? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, जिसकी वजह से जनरेट हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जिसको हम लोग टुगेदर बोलते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसको मैं अलग से मैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में डिस्कस करूंगा। एंड जैसे ही प्रोटॉन्स वापस से मैट्रिक्स में चले जाएंगे तभी वो पास होंगे थ्रू F0F1 पार्टिकल, और वहां पे दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग ATP। ओके अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है और क्या क्या की पॉइंट्स इस प्रोसेस से आपको पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि ETS में कितने कैरियर्स इन्वॉल्व है, चाहे वो हाइड्रोजन कैरियर्स हो, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हो, लेकिन टोटल कैरियर्स कितने इन्वॉल्व है? तो फर्स्ट कैरियर तो हो गया NADH2, या हम लोग बोल सकते हैं NAD इज वन ऑफ द कैरियर। दूसरा आ गया FMN, ठीक है। तीसरा है FAD, चौथा है CoQ, पांचवा साइटोक्रोम B,
6th साइटोक्रोम C1, 7 साइटोक्रोम C, 8 साइटोक्रोम A and 9 साइटोक्रोम A3. इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है. Total there are 9 carriers which are involved in sequences in the ETS और ये inner membrane of mitochondria में aligned है. नाउ ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई किया गया है इनटू 4 कॉम्प्लेक्सेस और 5th कॉम्प्लेक्स कहां पे होता है? F1 हेड के ऊपर होता है. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा यहां पे, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज NADH डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो NADH और FMN के बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनता है. सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम लोग बोल लेते हैं एज FADH डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स या फिर सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस, क्योंकि FADH2 का फॉर्मेशन कहां पे होता है? क्रेब्स साइकिल में, बिटवीन सक्सिनेट एंड फ्यूमरेट. तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस या फिर FADH डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2. कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है दैट इज साइटोक्रोम B एंड C1 कॉम्प्लेक्स. टुगेदर ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है दैट इज नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर आइटम्स का प्रेजेंस होता है. तो मैं अलग से उसको पूरा एनुमरेट भी कर लूंगा, बट फिलहाल मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस दिखा दिए. एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स. ठीक है. नाउ एडिशनली आपको और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखना है कि जो कोएंजाइम्स सब इन्वॉल्व है, ओके, NADH हो, FADH हो, FMN हो, CoQ हो, ये सब कोएंजाइम्स है और ये सब साइटोक्रोम्स है. ये सब कोएंजाइम्स में से 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह काम करते हैं और ऐसे 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं कोएंजाइम Q. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट है कि कोएंजाइम Q इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. और दूसरा जो है दैट इज साइटोक्रोम C, इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. मोबाइल का मतलब क्या? दे कैन मूव अराउंड. कहां पे? इनर मेम्ब्रेन पे. इनको ये लिबर्टी है कि ये मूव अराउंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में हेल्प कर सकते हैं. दूसरा, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? साइटोक्रोम्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड दे आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स. सो दे आर आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. और इसमें कॉम्प्लेक्सेस में जो आयरन प्रेजेंट होते हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन Fe3+ स्टेट. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू Fe2+ और वापस से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू Fe3+. तो दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग. जितने भी साइटोक्रोम B हो, C1 हो, दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन फेरिक फेरस. तो ऐसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा. दे आर आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस और ये इसी सीक्वेंस में आपको मेमोराइज करना है. साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3. ये सीक्वेंसेस आप उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते, ये आपको नीट में पूछा भी जाएगा. ओके. नाउ ये डायग्राम में इरेज करूं उससे पहले मैं और कुछ की पॉइंट्स आपको बता दूं कि हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मिलके टोटल 10 NADH2 का जनरेशन किया है. 10 NADH2. ओके. और एक NADH2 से हम लोग को मिल रहे हैं 3 ATP. सो 10 into 3 ATP दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 30 ATP मॉलिक्यूल्स. करेक्ट. एंड क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने जनरेट किया था 2 FADH2 मॉलिक्यूल और हम लोग को अभी यहाँ पे पता है कि एक FADH2 एंटर करता है तो जनरेट करता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स. तो मल्टीप्लाई बाय 2 ATP दैट इज गोइंग टू जनरेट 4 ATP मॉलिक्यूल्स. मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में द मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कितने? 30 + 4 दैट इज 34 ATP. अगर हम लोग बोले कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बन सकते हैं तो 38 में से 34 ATP is produced because of the electron transport system. Okay. Now इस प्रोसेस में टोटल कोएंजाइम्स कितने? 10 + 2 12. अगर एक कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है तो एक मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है. तो अगर 10 + 2 12 कोएंजाइम्स है तो कितने मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे? 12 मेटाबॉलिक वाटर. इसके लिए अगर आप ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देखो तो हम लोग लिखते हैं C6H12O6 + 6O2 + 6H2O gives 6CO2 + 12H2O. तो 12H2O जनरेट कहां पे हुआ है? ETS में. इट इज सेड दैट कि ये वाटर जो है ये ही यूज होगा इन द क्रेब्स साइकिल जो मैट्रिक्स में आएगा. तो मैट्रिक्स में ही जो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करना है उसके लिए मेटाबॉलिक वाटर हेल्प करता है. ऑल्सो टोटल ऑक्सीजन कितने यूज होंगे? तो अगर एक कोएंजाइम एक ऑक्सीजन एटम यूज कर रहा है तो 12 कोएंजाइम्स यूज करेंगे. 12 कोएंजाइम्स जो होंगे वो यूज करेंगे
12 ऑक्सीजन एटम, 12 ऑक्सीजन एटम को हम लोग लिख सकते हैं 6O2, तो 6O2 भी आ गया। तो जो बैलेंस शीट है रेस्पिरेशन का ये पूरी तरह से मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स। नाउ ETS में जो कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है, जो मैंने बताया 5 कॉम्प्लेक्सेस है। फर्स्ट इनर मेम्ब्रेन पे 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 जो है दैट इज नोन एज NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको NADH कोक्यू रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स भी बोला गया है। फिर दूसरा जो है दैट इज FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोला गया है एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम कहां पे मिलेगा, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। और इनफैक्ट ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है, इसके लिए इसको हम लोग ने मार्कर एंजाइम भी बोला है इन द क्रेब्स साइकिल डिस्कशन। FADH डिहाइड्रोजनेस, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्सेस जो है, इनमें कुछ आयन सल्फर प्रोटीन्स का भी प्रेजेंस होता है। तो कॉम्प्लेक्सेस हैज प्रेजेंस ऑफ आयन सल्फर प्रोटीन्स एज वेल, ठीक है। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B एंड C1 कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको कोक्यू साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड दिस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम कंटेन्स साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, and it contains very important 2 copper atoms। याद रखना है कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स में इट इज एक्चुअली दी कॉपर एटम्स जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एंड ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्सेस जो है, चारों कॉम्प्लेक्स, दे आर एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर 5, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम है ATP सिंथेज। और ये ATP सिंथेज जो एंजाइम है, दिस ATP सिंथेज एंजाइम इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द F1 हेड। तो F1 हेड इज एक्चुअली ATP सिंथेज, और F0 जो होता है दैट इज द स्टॉक इन द बेस, इसको हम लोग बोल लेते हैं एज द प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन चैनल इसको बोल लेते हैं। और जब भी इस प्रोटॉन चैनल के थ्रू जब भी प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा, प्रोटॉन्स का मूवमेंट कहां पे होगा, फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स, तभी इस मूवमेंट के टाइम पे F1 हेड में जो ATP सिंथेज एंजाइम है वो यूज करेगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स। तो 2 प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है और वो एनर्जी यूज करेगा टू कंबाइन ADP एंड IP, और ADP एंड IP कंबाइन होके फॉर्मेशन कर देते हैं ATP का। तो ATP का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ATP सिंथेज। तो ऑल द 4 कॉम्प्लेक्सेस आर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेज। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, मैंने इसके 3 साइड्स आपको प्रीवियस डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट करके दे दिया था। तो ये ETS के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस का बात हो गया, ओके। नाउ जब भी आप CBSE में डायग्राम देखोगे तो कुछ कुछ आपको कंफ्यूजन होगा। सो मैंने जो पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम बताया वो आप फॉर योर रेफरेंस यूज करें, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द ETS का मैकेनिज्म। ऑल्सो जो रीसेंट डिस्कवरी हुए, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को भले अभी नीट का एग्जाम देना तो CBSE वगैरह का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, बट एज पर द रीसेंट डिस्कवरीज व्हाट इज फाउंड इज 2 प्रोटॉन्स नहीं 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द F1 हेड, और उसकी वजह से जनरेट होता है 1 ATP। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, CBSE के लिए आप 2 प्रोटॉन्स ही यूज करोगे, बट आपको कॉन्सेप्ट का पता, दीपेनिज्म का ये इंटेंशन रहा है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली पता हो कि अगर आप फ्यूचर में रिसर्च के लिए जाना चाहो, जेनेटिक्स में जाना हो, तो आपको ये सब पता हो कि 4 प्रोटॉन्स मूवमेंट एक ATP बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो NADH2 इन्वॉल्व होता है कोएंजाइम, ये NADH2 प्रोड्यूस करता है मूवमेंट ऑफ अराउंड 10 प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और मतलब वो पंप कर लेता है 5 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब 10 प्रोटॉन्स। तो जब ये 10 प्रोटॉन्स मूव होंगे तो कितने ATP बनेंगे, तो X। तो ये X का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 10/4। तो एज पर द रीसेंट रिसर्च इसका वैल्यू आता है 2.5 ATP। तो एक NADH2 3 नहीं 2.5 ATP जनरेट करता है एज पर द रीसेंट रिसर्च, क्योंकि वो 10 प्रोटॉन्स को पंप करता है। ऑल्सो एक FADH2 जो होता है वो पंप कर लेता है 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स को, दैट मीन्स इट पंप्स 6 प्रोटॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स कितना ATP जनरेट करेगा, तो हम लोग को पता है 4 प्रोटॉन्स की वजह से 1 ATP जनरेट हो रहा है। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं 6/4,
दैट इज 4 1 जा 4 20 1.5 ATP. सो जो हम लोग बोलते हैं कि एक FADH2 2 ATP जनरेट करता है, एक्चुअली इट जनरेट्स 1.5 ATP. एक NADH2 3 ATP जनरेट करता है, तो एक्चुअली इट जनरेट्स 2.5 ATP बिकॉज 4 प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 1 ATP. माई ड्यूटी वॉज टू टेल यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने करेक्ट इंटरप्रिटेशन दे दिया है. आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. बट फॉर योर नीट एग्जाम्स आपको जो फॉलो करना है, 2 प्रोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से एक ATP जनरेट होगा और एक NADH2 3 ATP जनरेट करता है, राउंड फिगर, और एक FADH2 2 ATP को जनरेट कर पाता है. सो दिस कंप्लीटली डिस्क्राइब्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाओगे तो इट विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड. तो आई वॉन्ट यू कि आप फिर से वीडियो को देखें, बीच बीच में आप पॉज करते जाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं एंड अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन रीच आउट टू मी बाय माय वेबसाइट और माय ईमेल ID और थ्रू द कमेंट सेक्शन. स्टे ट्यून्ड for my further videos. That's all from Dipanism.